गांधी का उदय। गांधी विचारधारा एवं कार्यक्रम। गांधी के उदय की परिस्थितियां। गांधी की भारतीय राजनीति में व्यापक स्वीकृति के कारण। गांधी के मुख्य आंदोलन। चंपारण आंदोलन। विशिष्ट विचारधारा। विशिष्ट कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन। भारतीय एवं विश्व राजनीति में गांधी का योगदान एवं विरासत। गांधी जी के विचारों का महत्व। गांधीवादी राजनीति। क्षेत्रीय आंदोलन 1917-18। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन 1919। गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था। वे 1915 ही में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत आए थे। आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई तथा लोगों से यह अपील की कि ब्रिटिश सरकार को अधिक से अधिक सहायता दें और बढ़ चढ़कर सेना में भर्ती हों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा जैसे आंदोलनों में हिस्सा लेकर अपनी पहचान बनाई। फिर प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह में शामिल हुए। गांधी के उद्भव की परिस्थितियां। गांधी के आगमन के समय एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। कांग्रेस का उदारवादी कार्यक्रम जनता के बीच अपना विश्वास खो चुका था तथा उग्रवादी नेता एक जनांदोलन लाने में विफल रहे थे। इसलिए भारतीय राजनीति में गांधी जी का उद्भव अपेक्षाकृत आसान था। भारत आगमन से पहले ही गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह की तकनीक, रचनात्मक कार्यक्रम सभी तकनीकों को विकसित कर लिया था। इसलिए भारत में स्वीकृति मिलने में उन्हें आसानी हुई। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रभावित किया। पूंजीपति वर्ग प्रथम विश्व युद्ध के मध्य औद्योगिक वस्तुओं पर करारोपण तथा युद्ध के पश्चात की अनिश्चितता से विक्षुब्ध थे, जबकि श्रमिक वर्ग उद्योगों में छटनी के खतरे को झेल रहे थे। उसी प्रकार धनी किसान कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट से परेशान थे, जबकि निम्न वर्गीय किसान भूखमरी और अकाल की समस्या से ग्रस्त थे। इसके अतिरिक्त प्रथम विश्व युद्ध के मध्य पहली बार भारत की युवा पीढ़ी ने पाश्चात्य संस्कृति के कुरूप चेहरे को देखा, अर्थात स्वतंत्रता एवं प्रजातंत्र को जन्म देने का दावा करने वाले देश किस प्रकार मानव के विरुद्ध रासायनिक और जैविक युद्धास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। ये भी एक वजह है कि गांधीवादी राष्ट्रवाद को विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। गांधी के आगमन के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन का एक माहौल निर्मित था। उपनिवेशों में इसने साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का रूप लिया, तो स्वतंत्र देशों में पूंजीवाद विरोधी आंदोलन का। अतः गांधीवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही इन नवीन वैचारिक शक्तियों से भी प्रोत्साहन मिला। गांधी की भारतीय राजनीति में व्यापक स्वीकृति के कारण। गांधी की विशिष्ट विचारधारा। गांधी जी की विचारधारा अत्यधिक विलक्षण थी, जो लोगों को आसानी से आकर्षित कर लेते थे। इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू थे। सत्याग्रह। इस पद्धति में संबंधित व्यक्ति अथवा व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश अथवा घृणा का भाव नहीं होता, वरन सुधार के लिए एक मानवीय अपील होती है। अतः प्रतिपक्षी के लिए भी इस प्रकार के आंदोलन का उग्र दमन करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। एक राजनीतिक पद्धति के रूप में यह अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि इसने अत्याधुनिक हथियारों को व्यर्थ बना दिया। अहिंसा की अवधारणा को भारतीय संस्कृति में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। गांधी जी ने सफलतापूर्वक इसका उपयोग राजनीति में किया, जो अपने आप में दुर्लभ पद्धति थी।
अहिंसा की पद्धति जन आंदोलन के लिए अनुकूल थी। इसके माध्यम से गांधीवादी आंदोलन में व्यापक भागीदारी संभव हुई। महिलाओं ने भी इसमें व्यापक भागीदारी निभाई। फिर अहिंसा की अवधारणा ने धनी वर्ग को भी यह आश्वासन दिया कि उनके विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। अतः गांधीवादी आंदोलन में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हुई। स्वराज गांधी के स्वराज की परिकल्पना भी अलग थी। जहां अधिकतर कांग्रेसी नेताओं के बीच स्वराज का अर्थ था राजनीतिक स्वतंत्रता, वहीं गांधी के लिए पहले यह नैतिक स्वतंत्रता थी, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता। इस प्रकार गांधी की स्वराज विषयक संकल्पना अस्पष्ट थी, किंतु इसकी अस्पष्टता में ही इसका महत्व छिपा हुआ था, क्योंकि विभिन्न वर्ग इसकी व्याख्या अपने ढंग से कर लेते थे। पश्चिमी सभ्यता की आलोचना। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता एवं पाश्चात्य आधुनिकता की आलोचना की। उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में ये घोषित किया कि भारत ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, बल्कि पश्चिमी सभ्यता के पैरों तले रौंदा जा रहा है। उनका आधुनिकता विरोधी दर्शन उन लोगों को आकर्षित कर रहा था जो आधुनिकता की दौड़ में पीछे छूट गए थे। वर्ग समन्वयवाद। गांधी जी के न्यास के सिद्धांत ट्रस्ट ईशप थियरी को इस संदर्भ में देखा जा सकता है, अर्थात वे यह मानकर चलते थे कि पूंजीपति वर्ग को समाज के ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए और अतिरिक्त धन लोक कल्याण पर खर्च करना चाहिए। उनके वर्ग समन्वयवाद का राजनीतिक महत्व था। वे इसी आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन में संयुक्त मोर्चा बना सके, अर्थात पूंजीपति और श्रमिक तथा जमींदार एवं किसान सभी को अपने आंदोलन से जोड़ सके। गांधी का विशिष्ट कार्यक्रम। अनेक कांग्रेसी नेताओं के विपरीत, जिन्होंने पश्चिमी वेशभूषा को महत्व दिया था, गांधी जी ने साधारण वेशभूषा धारण की। वे जनसामान्य की तरह ट्रेन के तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। यही वजह है कि वे भारतीय किसानों के निकट पहुंच गए। उनका बोलचाल भी किसानों को आकर्षित करता था, क्योंकि अपने भाषण में जहां तहां वे रामायण की चौपाइयों को उद्धृत करते थे। गांधी ने रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें प्रभात फेरी, चरखा, गांव की सफाई, ग्राम पंचायत का गठन, छुआछूत का विरोध आदि शामिल था, लाखों भारतीय गांवों को कांग्रेस की राजनीति से जोड़ दिया। गांधी ने भारतीय समाज के बहुलवादी चरित्र को समझा और फिर उसी के अनुकूल उन्होंने अपना राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अतः उनकी राजनीति वर्ग आधारित न होकर जन आधारित हो गई। गांधी का नजरिया व्यवहारिक था, अतः वे संघर्ष के साथ साथ समझौता और वार्ता में भी विश्वास करते थे। यही वजह है कि चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, वे अपने समर्थकों के लिए कुछ न कुछ रियायत प्राप्त कर ही लेते थे। अतः स्वाभाविक रूप में जनता गांधीवादी नेतृत्व के प्रति आकर्षित होती गई। अफवाहों की भूमिका। गांधी जी की प्रसिद्धि में अफवाहों ने भी भूमिका निभाई, क्योंकि भारतीय जनता ने सदा गांधी की छवि को बड़ा करके देखा तथा उन्हें एक ऐसे मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत किया जो उन्हें शोषक समूह से मुक्ति दिला सकता था। भारतीय एवं विश्व राजनीति में गांधी का योगदान एवं विरासत। गांधी ने भारतीय राजनीति में नवाचार, इनोवेशन लाया, अर्थात सत्याग्रह एवं अहिंसा की पद्धति को अपनाया। उन्होंने वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की, अर्थात उन्होंने मैकियावेली के यथार्थवाद को अस्वीकार कर धर्म, नैतिकता पर आधारित राजनीति पर बल दिया। गांधी के आगमन से पूर्व कांग्रेस का सामाजिक आधार सीमित था। इसे महज कुछ खास वर्गों का समर्थन प्राप्त था, किंतु गांधी जी ने कांग्रेस को सामान्य जनता से जोड़ दिया। वस्तुतः उनके आगमन से पूर्व कांग्रेस की राजनीति महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण, बंगाल के भद्रलोक तथा तमिल ब्राह्मणों तक ही सीमित थी, किंतु गांधी जी ने इसे बिहार, संयुक्त प्रांत,
गुजरात आदि अन्य अपरंपरागत क्षेत्रों में फैलाया। साथ ही कांग्रेस की राजनीति से नए वर्गों को जोड़ा। गांधी जी के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन तात्कालिक सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ गया। अतः राष्ट्र निर्माण एवं समाज सुधार दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहीं। उन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया तथा छुआछूत के विरुद्ध एक बड़ा संघर्ष आरंभ किया। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना कर आधुनिकतावाद का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए, व्यक्तिवाद की जगह सामुदायिकता की भावना पर बल तथा मशीनीकरण की जगह मानव श्रम पर बल दिया। गांधी जी के पश्चात भी भारतीय राजनीति एवं विश्व राजनीति में गांधीवाद की विरासत देखी जा सकती है। भारतीय राजनीति में यह विरासत भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि के रूप में अभिव्यक्त हुई। दूसरी तरफ विश्व राजनीति में मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में एल्बर्ट लूथली की राजनीति आदि पर गांधीवाद की झलक देखी जा सकती है। वर्तमान में गांधी जी के विचारों का महत्व। गांधी जी ने हिंसा की संस्कृति से अपने को पृथक कर अहिंसा की पद्धति को अपनाया। इससे वर्तमान विश्व में धार्मिक उन्माद एवं आतंकवाद जैसी समस्या का निराकरण हो सकता है। वर्तमान में राज्य की शोषक एवं दमनात्मक मशीनरी को देखते हुए गांधी जी के द्वारा दी गई प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा उचित प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें सत्ता नीचे से ऊपर की ओर जाती है। वर्तमान विश्व अति मशीनीकरण की समस्या से जूझ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ उच्च स्तर के रोजगारी के लिए नया खतरा बनकर आया है। ऐसी स्थिति में गांधी जी के इस विचार का व्यापक महत्व दिखता है कि मशीन के द्वारा मानव श्रम का विस्थापन नहीं होना चाहिए। अति उत्पादन वर्तमान सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर आया है। ये पर्यावरण संकट से लेकर आतंकवाद आदि सभी समस्याओं की जड़ है। इसलिए कुछ विद्वान गांधी जी को एक उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक मानते थे। आगे वंदना शिवा से लेकर बाबा अंटे तक विभिन्न पर्यावरणवादियों को गांधी जी के विचारों से प्रेरणा मिली। गांधीवादी राजनीति। क्षेत्रीय आंदोलन। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपनी पहचान क्षेत्रीय आंदोलनों के माध्यम से बनाई थी, यथा चंपारण सत्याग्रह 1917 ई, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ई तथा खेड़ा सत्याग्रह 1918 ई। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में किया। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी वहां गए। उन्होंने वहां तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। तिनकठिया पद्धति में उस क्षेत्र के प्रत्येक किसान से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन नील की खेती के लिए अलग कर दे। गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा और चंपारण में तिनकठिया पद्धति का अंत हो गया। फिर 1918 ई में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पक्ष में उन्होंने आंदोलन छेड़ा। यहाँ पर मिल मालिकों तथा मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के पश्चात मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे जारी रखना चाहते थे। मिल मालिकों में से एक अंबालाल साराभाई गांधी जी के मित्र थे। उनकी मदद से गांधी जी ने अंततः मजदूरों के इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने को राजी कर लिया, जिसने बाद में 35% बोनस मिल मजदूरों को देने का आदेश दिया। इस तरह यह आंदोलन सफल रहा।
1918 ई में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के पक्ष में आंदोलन छेड़ा। वस्तुतः खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई थी, किंतु सरकार अकाल संहिता की अनुशंसा के आधार पर भू राजस्व की राशि माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विठल भाई पटेल तथा गांधी जी ने पूरी जांच पड़ताल के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज है और राजस्व संहिता के तहत पूरा लगान माफ किया जाना चाहिए। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गुजरात सभा ने। इस वर्ष गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। इस आंदोलन में उन्हें इंदुलाल याज्ञिक का भी सहयोग मिला। यहाँ भी गांधी जी का आंदोलन सफल रहा। इन आंदोलनों का निम्नलिखित लाभ सामने आया। इससे सामान्य भारतीय को गांधीवादी राजनीति में विश्वास होने लगा। उन्हें लगा कि अब तक भारतीय नेता केवल कहते थे, परंतु वास्तव में गांधी जी हमारे लिए कुछ करते भी हैं। सबसे बढ़कर इन आंदोलनों के मध्य गांधी के अंतर्गत युवा नेताओं का एक वर्ग तैयार हो गया। इन्होंने भावी गांधीवादी आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। दूसरे शब्दों में, बिहार आंदोलन में गांधी को श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, भूलाभाई देसाई, डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद आदि का समर्थन मिला। उसी प्रकार गुजरात आंदोलन के मध्य गांधी को वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक, शंकरलाल बैंकर आदि का सहयोग मिला। रॉलेट सत्याग्रह अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सबसे पहली पहचान रॉलेट सत्याग्रह के समय बनी। 10 सितंबर 1917 ई को ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भविष्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने तथा कानूनी सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए सेडिशन समिति गठित की गई थी। सरकार ने तमाम विरोधों के बावजूद इसको कानूनी रूप प्रदान कर दिया। रॉलेट अधिनियम एक काला कानून था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था। इसका नारा था, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। गांधी जी को उम्मीद थी कि युद्ध के पश्चात भारत को स्वशासन मिलेगा, किंतु भारत को मिला रॉलेट अधिनियम। गांधी ने इस अधिनियम के विरुद्ध एक अखिल भारतीय आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। इसके लिए एक अखिल भारतीय सत्याग्रह समिति का गठन हुआ तथा 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आरंभ हुआ। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के मध्य सरकार के द्वारा पंजाब से जबरन भर्ती किए जाने की नीति के कारण पंजाब में पहले से ही असंतोष व्याप्त था। अतः पंजाब में यह आंदोलन उग्र एवं हिंसक हो गया और फिर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अतः गांधी ने 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया, परंतु इस आंदोलन से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए। यद्यपि यह आंदोलन 3 वर्ष आगे तक रहा, परंतु ब्रिटिश द्वारा किसी को गिरफ्तार करने का साहस नहीं हुआ। इस आंदोलन से गांधी जी को जो अनुभव मिला, उसका उपयोग वे अगले आंदोलन में कर सके।